हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे द्विघात विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा टॉपिक रहेगा इसी में अवक्षेपण अभिक्रिया और इसका आज के वीडियो का अंतिम ऑप्शन रहेगा रेडॉक्स अभिक्रियाएं, उपचयन और अपचयन। उपचयन अपचयन द्विघात विस्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षाओं की दृष्टि से। बोर्ड परीक्षाओं में रेडॉक्स अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा आती हैं। इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे और आसानी से समझेंगे। और हमारा कंसेप्ट वही है, कौन सा, रटना नहीं और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, साइंस गियर चैनल 10 इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करते रहिए। और अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक द्विघात विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले द्विघात विस्थापन कहते किसे हैं। द्विघात विस्थापन का मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो बार विस्थापन। दो बार विस्थापन का मतलब हो गया दो आयनों का आपस में चेंज हो जाना। ये कैसे होगा, ये दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको अपन ध्यान से समझेंगे। देखते हैं। पहला है Na2SO4, इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। दूसरा है बेरियम क्लोराइड। दोनों के जली, इसमें ज्यादातर जली विलयन ही लेते हैं। क्या लेते हैं, जली विलयन। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जलीय विलयन। तो आप ऐसे समझिए, एक ट्यूब में आपने BaCl2 का सॉल्यूशन ले लिया, BaCl बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। दूसरी ट्यूब जिसमें क्या है, जिसमें है सोडियम सल्फेट। इस सोडियम सल्फेट को धीरे धीरे सहारे से, एक साथ नहीं उड़ेलना है, सहारे से इसमें डालना है। Na2SO इसको डालना है इसमें। आप क्या देखेंगे, इसमें से एक ठोस पदार्थ बनेगा जो नीचे जमा हो जाएगा और एक कैसा बनेगा, जली विलयन जैसा, जो ऊपर इकट्ठा होता चला जाएगा। कैसे होगा ये समझिए। सबसे पहले ये जो बना है, इनके मूलकों को समझें। जैसे ये Na2SO4 है, तो ये किससे बना है, Na+ से और SO4-। इन्हें हम आयनों में विभक्त कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन अगर है तो उसमें वो पदार्थ के आयन उपस्थित होते हैं। तो इसमें कौन उपस्थित है, Na+ और SO4-। BaCl2 में कौन उपस्थित है, Ba+2 और Cl-। ये दो तरह के, यानी कि इसमें जो उपस्थित हैं वो हैं Ba+2 Cl-। और इसमें जो उपस्थित हैं वो कौन है, Na+ SO4-। ये उपस्थित है। ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा कि जब ये विलयन इसमें जाएगा तो इसमें से Na Ba को विस्थापित कर देगा, हटा देगा। Na किसको हटा देगा, Ba को हटा देगा। Na Ba को हटा देगा, स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो Na किसके पास आ जाएगा, Cl के पास, यानी कि Na+ किसके पास आ गया, Cl- के, यानी इससे जुड़ गया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, NaCl का जलीय विलयन बनेगा। Ba+2 कहां चला जाएगा, Ba+2 जो स्थान खाली हुआ था उस SO4 से जाके जुड़ जाएगा। तो Ba+2 किससे, SO4-2 से जुड़ जाएगा। तो 2 से 2 कट गई, तो क्या बनेगा, BaSO4 का अवक्षेप सॉलिड रूप में, यानी कि इसमें जमा हो जाएगा कौन, BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब ध्यान से सुने क्या हुआ इसमें।
इससे हम इसकी परिभाषा को भी समझेंगे, बड़ी आसान है, बस ध्यान से समझना है। ये सोडियम सल्फेट पहला पदार्थ है, यौगिक है, ये मैं पहले बता चुका हूं, ये यौगिक है। BaCl2 ये भी एक यौगिक है। दो यौगिक हैं, इनमें कौन उपस्थित है? आयन, क्योंकि जलीय विलयन है। तो इनके आयनों ने क्या की थी? इसने इसको बदला, इसको हटाया, इसने इसको हटाया, तो कितनी बार विस्थापन हुआ? 2 बार, इसलिए इसका नाम पड़ा है द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन का 2 बार खिसकाना, 2 बार बदलना। तो Na ने किसको? Ba+2 हटाया, Ba+2 ने किसको? Na की जगह ले ली। इस प्रकार से 2 बार विस्थापन हुआ और 2 नए कौन बन गए? यौगिक बन गए। 2 नए कौन बन गए? यौगिक बन गए। इस अभिक्रिया को ही कहेंगे द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के आयन, आयनों की देखो क्या बोलते हैं? आयन, Na+ आयन धनायन, Ba+2 आयन ऋणायन और प्लस धनायन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के समान आयन यानी कि आयन क्या करते हैं? आपस में अदला बदली करते हैं। आपस में अदला बदली, इसने इसकी स्थान ले लिया, इसका स्थान ले लिया, आपस में अदला बदली करते हैं और 2 नए यौगिक बनाते हैं, 2 नए धर्म आ गए। ये नमक है, ये बेरियम सल्फेट है, तो ये 2 नए यौगिक बनाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम भी है, सामान्यतः द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अलग से प्रश्न किया जाता है बोर्ड में। अवक्षेपण क्यों? अवक्षेप का मतलब क्या होता है? अवक्षेप का मतलब होता है ठोस पदार्थ जो 2 जलीय विलयनों के दौरान बनने पर नीचे जमा हो जाता है। तो यहाँ पर एक सॉलिड पदार्थ जो मैंने बताया था, जैसे BaSO4 है, सफेद रंग का, कैसे रंग का? सफेद रंग का अवक्षेप जमा हो जाता है, इसलिए ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। अब कोई कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा क्या लेके आएंगे सर जी? एग्जाम्पल कौन सा देंगे? द्विविस्थापन का तो ये हो गया, अब मुझे अवक्षेपण अलग से पूछनी तो मैं कौन सा दूंगा? तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें अवक्षेप बनता है, ठोस पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। जो सब जानते हैं ठोस पदार्थ ट्यूब में जलीय विलयन के भारी होने के कारण नीचे जमा हो जाता है। तो जो BaSO4 है, ठोस पदार्थ, श्वेत रंग का अवक्षेप है, सफेद रंग का अवक्षेप है, वो नीचे जमा हो जाएगा भारी होने के कारण। तो इस प्रकार से BaSO4 इसमें बन जाएगा, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सामान्यतः अधिकांशतः ये अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनती हैं, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। बात करते हैं दूसरी। अब ये समीकरण जरूर संतुलित करके आने हैं। कभी कभी में क्या होता है, जल्दीबाजी में संतुलित नहीं कर पाता, तो आपको मैंने पहले वीडियो में संतुलित करना बता दिया था, आप भी ध्यान रखें, समीकरण को संतुलित करके जरूर आना। अब इसमें दोबारा से संतुलित कर देते हैं हम। देखो Na कितनी है? 2 है, इसमें Na 1 है, इधर कम है, 2 लगाएंगे, अब हो गए 2, Na 2 S कितना है? 1 है, S कितना है? 1 है, O 4 है, O 4 ही है, Ba 1 है, Ba 1 है, Cl 2 है, Cl 2 है, संतुलित हो गया समीकरण। तो संतुलित करना बहुत आसान है, अगर समझ में नहीं आया पिछला वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं इस टॉपिक की, तो इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए इस समीकरण को, PbNO3 लेड नाइट्रेट, ये पहले वीडियो में आ चुका है, Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। क्या बनेगा इसमें? तो सबसे पहले मैंने बताया था ये जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन है तो आयनों के उपस्थिति में होंगे। लेड सेकेंड नाइट्रेट भी बोलते हैं इसको। तो Pb की संयोजकता कितनी है? +2, NO3 माइनस K प्लस I माइनस, प्लस वाला किसको विस्थापित करेगा? प्लस वाले को। Pb किसके पास आएगा? I के पास। तो Pb+2 किसके पास आ गया? I के पास। कैसे सूत्र बनता है? तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, 1 इसके नीचे चला जाएगा, तो सूत्र क्या बनेगा? Pb, एक को लिखते नहीं, I2 लेड आयोडाइड प्लस K किसके स्थान में लेगा? Pb की जगह, तो K कहां पर आ जाएगा? NO3 के पास। तो K की संयोजकता कितनी है? प्लस, NO3 की कितनी है? माइनस।
तो सीधे सीधे कर जाएंगे। दूसरा बनेगा KNO3। ये ठोस अवस्था में बनता है। कैसा अवक्षेप है ये PbI2? ये है पीला अवक्षेप, पीले रंग का, और ये जली विलयन। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि और इसको अवक्षेपण अभिक्रिया में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है, ठोस पदार्थ बन रहा है। कोई पूछ ले कि कौन सा ठोस पदार्थ बन रहा है, तो आप बता सकते हैं PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड पीला अवक्षेप, पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। इस प्रकार से ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में आयनों की अदला बदली होती है और दो नए यौगिक बनते हैं। नए यौगिक नए गुणधर्मों के साथ तैयार होते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इसमें अवक्षेप भी बन जाते हैं, और जब अवक्षेप बनते हैं तो वो अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। और अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से समझें। रेडॉक्स ऑक्सी अपचयन। अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, कैसे बनती हैं, कैसे इसके समीकरण बनते हैं, ये सब देखेंगे। रेडॉक्स को इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, रेडॉक्स। इसका अगर हम मान लीजिए यहां से अलग कर दें तो ये बनता है RED रेड, और ये बनता है ऑक्स। रेड का फुल फॉर्म है रिडक्शन। रिडक्शन OX को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। ये दोनों अलग अलग रिएक्शन हैं, दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, उपचयन अपचयन। तो आप समझ गए होंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ये दोनों साथ साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, उपचयन भी होती है और अपचयन भी होती है, तो वो अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको समझने से पहले हमें इन्हें समझना पड़ेगा, उपचयन अभिक्रियाओं को समझना पड़ेगा, अपचयन अभिक्रियाओं को समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे पहले उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को, ठीक है, फिर हम समझेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बड़ी सारी बातें समझें और सीखें। देखिए उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, पहचान करें और सीखें। मैं समीकरण लिखूंगा H2, अभी मैं बुक के नहीं लिख रहा हूं, वैसे समझाने के लिए, प्लस Cl2 क्या बनेगा 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले आपके पिछले वीडियो में बता दी गई। दूसरा लेते हैं H2 प्लस O2, H2 को संतुलित करें, दो यहां आएगा दो यहां आएगा, और लेते हैं C प्लस O2 CO2, किताब का ले लेते हैं Cu प्लस O2 CuO, संतुलित करें, दो यहां आएगा दो यहां आएगा,
इन अभिक्रियाओं में क्या चाहिए और लिखते हैं Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 प्लस Fe या CuSO4 कर लो सरल करने के लिए। सरल लगेगा तो हम पहले उदाहरण में आंसर पाएंगे इसलिए आपको इन अभिक्रियाओं में क्या है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पहली अभिक्रिया की बात करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को ही समझते हैं एक साथ। अपचयन ये एक पदार्थ है हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से और यहां तक हमें देखना है बस, हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन क्लोराइड यहां से चले, इसको थोड़ा सा न समझिए है नहीं। हाइड्रोजन से मैं यहां से अलग लिखूं H2 से 2HCl, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। यहां से और यहां तक निशान लगा दिया आपने तीर का, तीर के जगह तीर का दर्द दिखाना है, सामान्य दिखाना है। कोई मुझसे पूछ ले कि मैं हाइड्रोजन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता हूं, तो बताइए यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ बढ़ा या घटा? तो सब जानते हैं यहां से यहां तक पहुंचने में क्लोरीन बढ़ गई। अब क्लोरीन कैसा पदार्थ है, ऋणात्मक या धनात्मक मूलक है? तो क्लोरीन है ऋणात्मक, तो ये विद्युत ऋणी कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन क्लोराइड पर किसमें वृद्धि हुई? क्लोरीन में वृद्धि, क्लोरीन में वृद्धि, यानी कि माइनस वाले। यहां पर लिख सकता हूं मैं क्या चीज, किसमें? ऋण मूलक में वृद्धि, ऋण मूलक में वृद्धि या विद्युत ऋणी तत्व में मूलक में वृद्धि, ठीक है। उल्टा भी बोल सकते हैं। अब यहां से चलते हैं क्लोरीन से और HCl तक, यहां से यहां पहुंचे। कोई मुझसे कहता है कि भाई सर क्लोरीन मेरे पास है और मैं ऐसे समझ लीजिए मेरे तरीके से सादा भाषा में, मेरी जेब में क्लोरीन रखा हुआ है, मैं चलता गया, कुछ देर बाद मैंने देखा कि जेब में क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। इसका मतलब मेरी जेब में क्लोरीन की अपेक्षा हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोजन के परमाणु बढ़ गए हैं, हाइड्रोजन बढ़ गया है। यहां से यहां तक जाने किसकी वृद्धि हुई? हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो यहां से यहां तक क्या कहेंगे अपन? हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कैसा होता है? प्लस वाला, प्लस मूलक की वृद्धि, ठीक है। मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर, प्लस की वृद्धि, प्लस या हाइड्रोजन की वृद्धि। दूसरा माइनस या ऋण मूलक, मूलक की वृद्धि। और देखते हैं इस अभिक्रिया में, यहां से यहां तक चले, हाइड्रोजन से और जल यानी कि H2O तक चले, तो क्या चीज बढ़ी? भाई मेरी जेब में हाइड्रोजन है और मैं H2O बन गया, वहां पहुंचते पहुंचते तो ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि। ऑक्सीजन कैसा तत्व है? ऋणात्मक, माइनस में वृद्धि, यानी कि माइनस में वृद्धि, ठीक है। तो ये माइनस में हो गया, नहीं वाली ऋण मूलक भी लिख सकते हैं, यही लिख देता हूं मैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वृद्धि। यहां से चलते हैं, ऑक्सीजन से चलते हैं H2O तक, जैसे O2 है, और यहां से चलते हैं H2O तक। तो मेरी जेब में जैसे O2 था और मैं H2O बन गया, तो किस चीज में वृद्धि हुई? हाइड्रोजन में वृद्धि, तो हाइड्रोजन में वृद्धि, ठीक है। पहले ही इस अभिक्रिया में देखते हैं, C से और CO2 बना, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि, तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो ही गया। यहां से देखते हैं वही, Cu से CuO तक चले, क्या चीज में वृद्धि हुई? ऑक्सीजन में वृद्धि। यहां से यहां तक चले, मान लो O2 से CuO तक, तो O ही था मेरे पास ऑक्सीजन, वृद्धि किसमें हुई? Cu में। Cu कॉपर किसका होता है? प्लस का, Cu+2।
तो हमने क्या देखा यहाँ में, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो Cu+2 यानी कि धनात्मक वृद्धि, यानी कि हाइड्रोजन या प्लस या धनात्मक मूलक या वृद्धि। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। Zn से ZnSO4 तक गए तो किसमें वृद्धि हुई, SO4 पर संयोजकता क्या होती है, -V2, तो ये ऋणात्मक मूलक हो गया, तो ऋण मूलक में वृद्धि। यहां से यहां आए किसमें, यहां से यहां CuSO4 से Cu आए तो ऋण मूलक में क्या हो गया, आपकी बात कमी, तो ऋण मूलक में कमी, यहां में ऋण मूलक वृद्धि हो रही, यहां कर सकते हैं ऋण मूलक में कमी, ऋण मूलक में कमी, ऋण मूलक यानी कि माइनस वाले कमी। हमने यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल देखे, में क्या चीज सीखा, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं थी जिनमें हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब है धनात्मक में वृद्धि हो रही है, जैसे कॉपर में वृद्धि हो रही थी, धनात्मक में वृद्धि हो रही है, या फिर ऋणात्मक मूलक में कमी हो रही है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये वाली, तो ऋणात्मक मूलक में कमी हो गई, CuSO4 कम हो गए। कुछ ऐसे भी थी जिसमें माइनस ऋणात्मक मूलक यानी ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, या ऐसे भी कह सकते हो हाइड्रोजन की कमी हो रही है, ऐसा भी एग्जांपल दे लेंगे, हाइड्रोजन यानी कि प्लस मूलक की कमी, ऐसे भी एग्जांपल आएंगे। तो दो विशेषता मिली, या तो प्लस वाला और हाइड्रोजन में वृद्धि, ठीक है, या माइनस वाले में कमी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होती है या ऋण मूलक में कमी होती है, इसको बोलते हैं, आगे वाला हिस्सा कौन सा था, रेडॉक्स यानी कि अपचयन, रिडक्शन, अपचयन रिडक्शन। लेकिन अगर माइनस वाले में वृद्धि हो जाती है, माइनस वाले में ऋण मूलक में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी होती है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, पीछे वाला हिस्सा ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन, उपचयन ऑक्सीडेशन। अब हमें ये पहचानी है कि इनमें से जो ऊपर वाली है वो कौन सी थी, नीचे वाली कौन सी है, तो दोबारा से मिटा के देते हैं जिससे साफ साफ आ जाए। अब मैं किताब के हिसाब से ले लेता हूं जिससे आपको समझ में भी आए और काम में भी आ जाए। चलो, और इस परिभाषा को देखते क्या हुआ। मान लीजिए पहली है Cu+O2, ये बुक की आपको समझाई जा रही है जिससे आपके काम आए। Cu क्या है, पहले एक करके समझते हैं। Cu कॉपर को बोलते हैं, कॉपर तांबे को बोलते हैं, ठोस होता है, लाल भूरा होता है, ठोस होता है। ये गैस है ऑक्सीजन, एक तरह से कॉपर का दहन हो रहा है, कॉपर को जलाया जा रहा है, कॉपर को गर्म किया जा रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो कॉपर है उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जा रही है। जब हम इस कॉपर की ऑक्सीजन की क्रिया के साथ कराते हैं तो CuO बनता है, गर्म करने पर क्या बनता है, CuO बनता है, ठोस। संतुलित करते हैं Cu1 O2 O1 तो 2 हो जाते हैं, ये भी 2 हो जाते हैं, लेकिन इसका रंग हो जाता है काला। कॉपर मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था, काना का मग्गालीना पब्बा, उसमें आपको एक ट्रिक भी बताई थी, उसमें बताया गया था कॉपर सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ है, अर्थात कॉपर आसानी से किसी से क्रिया कम करता है, इसलिए ये जलता नहीं है, सिर्फ उसका रंग बदलता है, काले रंग का हो जाता है, कौन, कॉपर। अब यहां से यहां तक अगर हम जाते हैं तो Cu से CuO तक जाते हैं, तो किस चीज में वृद्धि हुई आपके, किस चीज में वृद्धि हुई, Cu था आपके पास और CuO बन गया, तो किस चीज में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि। और ऑक्सीजन में वृद्धि आप यहां देखें तो ऋण मूलक में वृद्धि, ये ऋण मूलक में ऑक्सीजन वृद्धि क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं उपचयन। यानी कि मुझसे कोई पूछ लेता है कि Cu से Cu का बनना, CuO का बनना कौन सी अभिक्रिया है,
उपचयन अभिक्रिया है। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछ लेता है, इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है। ये बड़ा प्रश्न है, ध्यान से समझने वाला। कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है, तो आपको कौन सा बताना है, Cu बताना है। कौन सा बताना है, Cu है, यानी कॉपर है वो उपचयित हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में उपचय। दूसरा चलते हैं बेटा, ऑक्सीजन से CuO का बनना। ऑक्सीजन माइनस वाला होता है, CuO में Cu यानी O यानी O2 से CuO बनने में क्या बढ़ा, Cu बढ़ा, और Cu बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, Cu कौन सा है, +2+1 वाला। तो धनमूलक में वृद्धि, धनमूलक में वृद्धि, और धनमूलक में वृद्धि, धनमूलक में वृद्धि क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन। तो मुझसे कोई पूछ लेता है कि इस अभिक्रिया में उपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का, अपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। क्या एक ही अभिक्रिया में दोनों काम हो रहे हैं, उपचयन और अपचयन हो रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। जब एक ही अभिक्रिया में दोनों काम हो रहे हैं तो इसको हम रेडॉक्स कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कह सकते हैं। यानी कि ये अभिक्रिया कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो मुझसे अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कॉपर की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। मुझसे कहा जाता है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, इस अभिक्रिया में CuO बना रहा है, यह एक उपचयन अभिक्रिया है क्योंकि Cu किससे, ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन Cu से जुड़ करके CuO बना रही है, चूंकि Cu धनमूलक है, धनमूलक में वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सीजन का CuO में बदलना अपचयन अभिक्रिया है। चूंकि दोनों अभिक्रिया इसमें हो रही है तो हम कह सकते हैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसका एक प्रयोग भी है थोड़ा सा, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, जब चाइना डिश पर उसको कॉपर को गर्म करते हैं तब ये काले रंग का पदार्थ बनता है। अब आपको ये देखना है कि इसकी अगर मान लो विशेषता दी है, फैस्ट अभिक्रिया दी हो गई, इसकी दूसरी है कि अगर हम इसको हाइड्रोजन इस गैस इसमें से प्रवाहित करें, किसमें से, इस CuO में से, तो CuO कैसे रंग का पदार्थ था, काला। इसमें कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस वाला है ये, ठीक है। हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है, ये पहले मैंने शक्तिता श्रेणी में आपको समझा दिया था। हाइड्रोजन हाई क्यों मर गई, हाई यानी कि H, क्यों Cu, तो हाइड्रोजन किसको विस्थापित करेगा, Cu को। तो हाइड्रोजन जब Cu को विस्थापित करेगा तो हाइड्रोजन Cu का स्थान ले लेगा, और स्थान ले लेगा तो किससे जुड़ेगा, O से, और H और O से जुड़ करके क्या बनता है, H2O। Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और कॉपर कैसा होता है, लाल भूरा। तो कुल मिलाकर ये दोबारा से लाल भूरा हो जाएगा। यानी कि जो कॉपर लाल भूरा था उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो काला हो जाता है। पुनः लाल भूरा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पुनः लाल भूरा प्राप्त करने के लिए उसमें से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे CuO में से, और द्वारा से क्या होगा, कॉपर प्राप्त हो जाएगा। ये बात। दूसरी बात ये है, ये देखें आप, एक यौगिक है, ये तत्व है, पिछले वीडियो में बताई गई है, इसलिए मैंने बताया था, पहचान दी थी कि अगर मान लो तीर के चिन्ह से पहले अगर एक यौगिक एक और एक तत्व दे रखा है, चाहे इधर, तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी है, सिंगल एकल विस्थापन, और एकल विस्थापन, सभी एकल विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स। अगर आपको रेडॉक्स का एग्जांपल याद नहीं है तो आप एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल रख करके रेडॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर मान लो एकल विस्थापन का याद नहीं है तो रेडॉक्स का लिख करके किसमें डाल सकते हैं, एकल विस्थापन में डाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर क्या हो रहा है, CuO पहले संतुलित करते हैं, Cu एक है, O एक है, H दो है, ठीक है। CuO से Cu तक का चिन्ह कैसे लगाना है, जो मेन तत्व होता है उसके लिए, तो CuO से Cu तक गए
तो यहां से यहां तक जाने पर क्या होगा, तो सब देख रहे हैं CuO, कॉपर भी है और ऑक्सीजन भी है। यहां पहुंचे तो केवल कॉपर रह गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो ऑक्सीजन में कमी, O2 में कमी। और क्या बताया था, दोबारा देखिए, ऋणमूलक या ऑक्सीजन में वृद्धि और यहाँ पर ऋणमूलक में कमी, यानी कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में वृद्धि लेकिन ऋणमूलक में कमी, यानी कि ऑक्सीजन में कमी क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पर H2 था, H2 से H2O तक है, तो देखो H2 है, हाइड्रोजन है केवल, वहां तक चलते चलते और क्या बढ़ गया, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि। और ऑक्सीजन यानी कि ऋणमूलक में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन। दोनों अभिक्रियाएं एक में हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। तो ये अभिक्रिया कौन सी की कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीअपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। CuO plus H2, Cu plus H2O एकल विस्थापन होने के साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। प्रश्न आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें एक अभिक्रिया उपचयन की भी होती है और एक अभिक्रिया अपचयन की भी होती है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये सब क्रिया में आप समझ रहे होंगे कि कैसा रंग का बन गया था, ये लाल भूरा हो गया था। और उपचयित पदार्थ, ये बार बार कह रहा हूं, उपचयित पदार्थ कभी कभी पेपर में पूछेगा, दे अभिक्रिया दे दी, संतुलित करवा लिया, पहचानने के लिए दे दी, आपने पहचान लिया, अरे यार ये तो तुम्हारी कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। सर ने मुझे बताया था ये यौगिक है, ये तत्व है, और यौगिक तत्व अगर इस स्थान पर आ जाए तो तुरंत पहचान जाते हैं, सर ये तो विस्थापन है। और सर ने ये भी कहा था विस्थापन के साथ साथ में जो विस्थापन होती है वो रेडॉक्स भी होती है, तो ये रेडॉक्स में भी देते हैं। यानी एक काम दो हो गए, दो के अलावा तीसरा कौन सा है, आपसे पूछ लिया अपचयन अभिक्रिया कौन सी है, उदाहरण दीजिए, इसको लिख सकते हैं, एक तीर का चिन्ह बहुत है। लेकिन आपसे पूछा उपचयन अभिक्रिया, इसको लिख सकते हैं, एक तीर का चिन्ह बहुत है, नीचे की जरूरत नहीं है, लिखिए, आपको परेशानी भी नहीं है। अब बात पूछते हैं आपसे, उपचयित पदार्थ किसे कहते हैं, यानी उपचयित पदार्थ कौन सा है, तो उपयुक्त अभिक्रिया में उपचयित, यानी कि जिसका उपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन। तो उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन। उपचयित पदार्थ कौन सा है, हाइड्रोजन। इधर से ठीक है, उपचयित पदार्थ ये। और अपचयित पूछे, अपचयित पदार्थ कौन सा है इस क्रिया में, तो अपचयन यही तो है, इधर से लेना, उधर नहीं लेना, कौन सा है, CuO, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में आप समझ गए होंगे इसे रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों अभिक्रिया हो रही है, अपचयन और उपचयन, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया कह रहे हैं। उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है, अपचयित पदार्थ CuO है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जी, और इसको बड़ी ध्यान से समझते चले जाएं। और भैया वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं तो लाइक और थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें और तुरंत किया करें, जैसे आगे के वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें और आप अच्छी तरह से उनका अध्ययन करें। फिर कोई परेशानी आती है, समझ में नहीं आता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अब आगे अगला एग्जाम्पल जो बुक में दिया गया है उसको ध्यान से समझते हैं। ZnO प्लस C क्या बनेगा, Zn को C हटा सकता है तो बनेगा C, इधर आ जाएगा तो Zn प्लस CO। बहुत आता है ये पेपर में और ध्यान से समझना चाहिए। जिंक ऑक्साइड कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक है इसलिए मोनो बोलेंगे, एक को मोनो, दो को डाई, तीस को ट्राई, ये सभी चीजें वीडियो बताई भी गई थी, लेकिन जैसे ही 4 पार्ट आएगा आपका कार्बन वाला उसमें विस्तार से आपको ये समझाया जाएगा। जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड से चलते हैं जिंक तक। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक तक जब जाएंगे तो किस चीज की कमी हो रही है बताओ, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी।
और ऑक्सीजन की कमी क्या बताई थी? ऋणमूलक या ऑक्सीजन की कमी है, ऋणमूलक में कमी क्या बताई थी? अपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। यानी कि अलग से लिखें तो ऐसे हो सकता है ZnO से Zn का बनना, स्टेप नंबर 1 क्या है? अपचयन है। दूसरा, यहां से यहां चलते हैं, C से और CO, तो क्या चीज वृद्धि हो रही है? ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि। तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई यानी कि माइनस में वृद्धि हो गई, ऋणमूलक में ऑक्सीजन वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है? उपचयन। उपचयन। तो दूसरे स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? C का CO में बदलना उपचयन कहलाता है। उपचयन, ठीक है। दोनों अभिक्रिया हो गई, दोनों अभिक्रिया इसमें हो रही है एक में, तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो कैसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए? रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों? ये बना लिया ZnO + C, तीर का चिन्ह लगा करके Zn + CO, तो बताओ ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों है? तो आप कैसे जवाब दोगे? इस अभिक्रिया में ZnO Zn को बना रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए इसमें अपचयन अभिक्रिया हो रही है। जब CO से CO बना रहा है तो इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है और ये उपचयन अभिक्रिया हो रही है। चूंकि दोनों अभिक्रियाएं इस एक ही अभिक्रिया में सम्मिलित रूप से हो रही हैं, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब मुझसे पेपर में प्रश्न पूछा उपचयित पदार्थ बताओ सर, इसमें उपचयित पदार्थ कौन सा है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको उपचयित पदार्थ इधर से नहीं लेना है, इधर से लेना है। अब उपचयन कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। ए लेना है या ये लेना है? ये लेना है। तो उपचयित पदार्थ कौन सा हुआ? कार्बन। कौन सा हुआ? कार्बन। अब पूछा अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ इधर से तो लेने नहीं है, अपचयन कहां हो रहा है? जरा तो बताओ, यही तो आया तीर का चिन्ह, कौन सा हुआ है? जिंक ऑक्साइड। ये हो गया अपचयित पदार्थ। पूरा प्रश्न समझ में आ गया? रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उपचयन अपचयन किसे कहते हैं? तो अपचयन के लिए आपको बता दिया था, ऋणमूलक हाइड्रोजन, ऋणमूलक को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कमी या ऋणमूलक में माइनस वाले में किसी में भी कमी, या फिर प्लस वाले में या हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो इसको अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यदि माइनस वाला या ऑक्सीजन में वृद्धि हो, उल्टा ले लो, उसका बिल्कुल उल्टा है। अगर वृद्धि होती है या हाइड्रोजन में कमी होती है तो इसको उपचयन बोलते हैं। और ये अभिक्रिया जब दोनों होती हैं तो इसको रेडक्स कहते हैं। उपचयन और अपचयन पदार्थ आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो को अवश्य देखें और सब्सक्राइब कर लें, जैसे आगे के आपको वीडियो प्राप्त होते रहें और तैयारी करें। स्कूल खुलने वाले हैं कुछ दिनों बाद, इसलिए आप अच्छी तरह से मेहनत करें। बोर्ड में एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको एक क्विज दिया जाएगा, प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करके दिखाना है। अगर आप जितने मार्क्स ला सकते हैं उसमें से उतने ही आपके परीक्षा होगी कि आप बोर्ड के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।